नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल, जिसमें हम विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों पर चर्चा और परिचर्चा करते हैं। मित्रों, आज का जो विषय है वो अत्यंत ही गंभीर है, हमारी सामाजिक व्यवस्था से लेकर जुड़ा हुआ है। आजकल लोगों की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोग उनको पूरा करने के लिए उधार लेने से भी नहीं हिचकते हैं। पहले भी लोग उधार लिया करते थे, परंतु सोच समझकर उधार लिया करते थे और बहुत आवश्यकता होने पर ही उधार लिया करते थे। परंतु आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि इतनी लालच लोगों के मन में भर दी गई है कि वो शिक्षा के लिए लोन ले लेते हैं, वो घूमने फिरने के लिए लोन ले लेते हैं, वो शादी करने के लिए लोन ले लेते हैं, गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, या कहीं हनीमून पे जाना हो, या कुछ किताबें वगैरह खरीदना हो, या कोई भी सामान यानी घरेलू उत्पाद से संबंधित कोई भी सामान खरीदना हो, लोग तुरंत लोन लेना स्वीकार कर लेते हैं। परंतु ये लोन जो होता है उनके जीवन को पूरी तरह से जकड़ लेता है। अब सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अगर बैंकों से उधार लेते हैं तो बैंक का सामना करने से हिचकते हैं। जब वो बैंकों से किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाते ईएमआई भरकर, तब वो बैंक से भागने लगते हैं। और मित्रों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब लोग बैंकों से लिया गया लोन वापस करने में असमर्थ हो जाते हैं तो वो बैंक कर्मचारियों से मौखिक रूप से संवाद करते हैं, वो मैनेजर से मिलते हैं, वो रिकवरी ऑफिसर से मिलते हैं, वो एजेंट से मिलते हैं और अपनी व्यथा बताते हैं। परंतु वो लोग कभी भी लिखित रूप में किसी भी प्रकार से बैंक को ये सूचना प्रदान नहीं करते कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इस लायक नहीं है कि वो बैंक को ईएमआई भर सके। तो मित्रों, बैंक का सामना न करने के कारण, बैंक को सही समय पर सही जानकारी न देने के कारण उनको बैंक के कर्मचारियों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है, प्रताड़ित होना पड़ता है, और साथ ही साथ जो विधि विभाग है हमारा, यानी जो न्यायपालिका है, उससे भी उनको किसी भी प्रकार का जो सहूलियत होती है, जो रिलीफ होती है, वो भी नहीं मिल पाती। कारण क्या है, आइए देखते हैं। और इस व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं, यानी अपनी विपन्न परिस्थिति में यदि बैंक हमारे ऊपर चढ़ाई करता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर कम से कम प्रभाव पड़े, कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो मित्रों, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको एक घर खरीदना है, ठीक है। आपको घर खरीदना है, वो घर है 45 लाख रुपए का, ठीक है। आप एक नौकरीशुदा हैं, जॉब करते हैं और आपकी कमाई है वो 1 लाख रुपए है प्रति माह, ठीक है। अब आपके पास कुल जमा पूंजी 4 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 लाख का घर खरीदने के लिए आपको 41 लाख रुपए लोन लेना पड़ेगा, करेक्ट। और आप आसानी से भर सकते हैं क्योंकि इस समय आपके पास 1 लाख प्रति महीने की नौकरी है, ठीक है। आप चले गए बैंक में, वहाँ से आपने 41 लाख रुपए लोन ले लिए, करेक्ट। यहाँ तक सब ठीक है क्योंकि आपके पास तो 1 लाख रुपए वाली नौकरी है। इसके बाद क्या हुआ कि बैंक से लोन एग्रीमेंट हुआ। लोन एग्रीमेंट होने के बाद, यानी कि सारे कागजातों को देखने के बाद बैंक इस बात पे सहमत हो गया कि आपको वो लोन देगा। तो आप में और बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं। उसमें ये भी एक कंडीशन होता है कि प्रति माह आपको एक अमुक राशि बैंक को ईएमआई के रूप में देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लीजिए 45,000 रुपये की एक ईएमआई आपकी चालू हो गई और आपको उसको तब तक भरना है जब तक कि 41 लाख रुपए बैंक को वापस नहीं हो जाते, ठीक है। अब 45,000 रुपये आपकी ईएमआई है, 45,000 रुपये ईएमआई शुरू हो गई, ठीक।
6 महीना गया, 7 महीना गया, आपने 45,000 रुपये आराम से भर दिए। 8वें महीने में क्या हुआ कि आपकी नौकरी छूट गई। अब आपके पास समस्या आ गई कि आप जॉबलेस हो गए, यानी कि जो 1 लाख रुपए महीने आप कमाते थे, वो जो 1 लाख रुपए आपके घर में आता था वो बंद हो गया। अब आपके पास समस्या है कि अगले महीने हम बैंक की ईएमआई भरेंगे कैसे। ऐसे मौके पर देखिए, या जनरली लोग क्या करते हैं, बैंक को सूचित नहीं करते हैं, बैंक को सूचना नहीं भेजते हैं कि उनकी जॉब चली गई है, उनके ऊपर एक आर्थिक संकट आ गया है और वो 45,000 रुपये की ईएमआई अब अगले महीने कुछ महीने तक तो वो नहीं भर पाएंगे। इसलिए बैंक कुछ महीने तक, यानी ये 2 या 3 महीने तक उनकी ईएमआई रोक दे और जो भी ब्याज होता है उसको आगे जोड़कर वसूल कर ले, क्योंकि उनको 2 या 3 महीने लगेंगे। किस लिए? नया जॉब ढूंढने में। लोग ये नहीं करते हैं। होता क्या है कि जब जॉब चली गई तो आपने बैंक से किसी भी प्रकार का संवाद नहीं रखा। ऐसे में बैंक को आपके आर्थिक विषय के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आपकी ईएमआई उसको नहीं मिलेगी, वो तुरंत आपको सूचित करेगा, लिखित माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से या फिर संवाद करके वर्बली बोलेगा कि इस महीने की ईएमआई आपने नहीं भरी है, आप भर दीजिए। आपके पास तो जॉब ही नहीं है तो आप भरेंगे कैसे। फिर होता है 1 महीना निकल जाता है, फिर दूसरा महीना आ जाता है, दूसरे महीने में भी आपकी जॉब नहीं लगी, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो आप ये भरेंगे कैसे। बैंक फिर आपको सूचित करता है कि पिछले 2 महीने में आपने बैंक की ईएमआई नहीं भरी है, आप भर दें नहीं तो तकलीफ होगी। आप फिर कोशिश करते हैं, इधर उधर से जुटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते हैं। होता क्या है कि लगातार तीसरा महीना भी आप बैंक को पैसे नहीं भर पाते हैं, ईएमआई नहीं भर पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आदमी गलती क्या करता है। जैसे ही बैंक का पहली ईएमआई आपने नहीं भरा और जैसे ही बैंक का आपको पास पहला नोटिस आया या पहली सूचना आई कि आपने ईएमआई नहीं भरी है, उसी दौरान अगर आप बैंक के पास जाते और रिटर्न में, याद रखिए हमेशा पुलिस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस तो कार्यपालिका में ही आ गए, न्यायपालिका के साथ और बैंकों के साथ जब भी आप, या यूं समझ लें कि किसी भी सरकारी कार्यालय के साथ यदि आप संवाद करते हैं तो हमेशा लिखित में करें ताकि वो रिकॉर्ड पे रहे। तो अब हुआ क्या, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे ही आपकी नौकरी गई तुरंत आप बैंक को सूचित कर दें कि भैया 2 महीने और लगेंगे हमें नया जॉब ढूंढने में, तब तक हमारी ईएमआई रोक दो, 2 महीने के बाद स्टार्ट कर देना और जो ब्याज होगा ले लेना। ये आपको लिखित में देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। जब पहला इंस्टॉलमेंट आपने नहीं भरा तब बैंक ने आपको सूचित किया कि भाई आपने ईएमआई नहीं भरी है, भर दो। उस दौरान भी आपके पास मौका था कि बैंक को लिखित में सूचित करें कि हमारी जॉब चली गई है, हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें 2 या 3 महीने का समय दे दो, वो 3 महीने तक आप ईएमआई को स्टॉप कर दो, हम जितना भी ब्याज होगा ईएमआई के साथ अगले महीने, मतलब जैसे ही जॉब मिलेगा 3 महीने के अंदर हम आपको भर देंगे। इस तरह का एक लेटर उनको लिखना चाहिए, वो भी आपने नहीं किया। दूसरा महीना बीत गया, फिर आपने नहीं किया, आप ऐसे ही उनकी रिकवरी ऑफिसर से बात करते रह गए कि हाँ हाँ भर देंगे, कोशिश कर रहे हैं। फिर तीसरा महीना बीत गया, आपने 3 महीने लगातार ईएमआई नहीं भरे। अब यहाँ पे आरबीआई का गाइडलाइन आ जाता है। आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो बर्रोअर है, जिसने बैंक से उधार लिया है, उसने 3 महीने की लगातार किस्तें नहीं भरी हैं तो उसका अकाउंट एनपीए घोषित हो जाएगा, यानी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट घोषित हो जाएगा। और जैसे ही एनपीए घोषित होगा, बैंक आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने को बाध्य हो जाएगा। तो मित्रों, एनपीए घोषित न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अरे हमने पहली ईएमआई नहीं भरी, दूसरी ईएमआई तो हमको भर देना चाहिए ताकि ये लगातार का जो सीक्वेंस है ईएमआई न भरने का वो टूट जाता। चलो तीसरी ईएमआई नहीं भर पाते, हम चौथी ईएमआई भर देते तो हमारा जो
अकाउंट है वो एनपीए घोषित होने से बच जाता, और जब एनपीए घोषित होने से बच जाता तब बैंक हमारे विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाता। यही हम कोई भी बरोवर होता है वो ये छोटी सी गलती कर देता है कि वो लगातार 3 ईएमआई नहीं भरता, और उसके बाद तो फिर भरना ही भूल जाता है, क्योंकि उसके पास तो जब तक पैसे का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा तब तक वो ईएमआई नहीं भर पाएगा। लेकिन कोशिश करके अगर 2 ईएमआई नहीं भरा आपने तो तीसरी भर देनी चाहिए, ताकि आपका अकाउंट एनपीए घोषित न हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि लगातार 3 ईएमआई आप नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट एनपीए घोषित हो जाता है। अब यहाँ पे बैंक सरफेशाई एक्ट का सहारा लेना शुरू कर देता है। सरफेशाई एक्ट, इसका नाम देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा नाम है तो आप इसे पढ़ लें। अब ये सरफेशाई एक्ट के अंतर्गत बैंक आपको एक नोटिस इशू करता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। जी हाँ, बैंक सरफेशाई एक्ट की धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत आपको, यानी कि जो बरोवर हैं उनको नोटिस इशू करता है। क्या बोलता है कि अगर इस लेटर के, इस नोटिस के मिलने के तिथि के 60 दिनों के अंदर आपने पूरा का पूरा लोन भर नहीं दिया ब्याज के साथ, तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जी हाँ, फिर वो पूरा जितना भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, वो सब जोड़कर आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सरफेसाई एक्ट की नोटिस के अंतर्गत इंटीमेशन दे देते हैं, यानी कि आपको बता देते हैं कि धारा 13 की उपधारा 2 के अंतर्गत जो नोटिस दी गई है, इसको प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर आपको पूरा का पूरा पैसा आपको भर देना है। यदि आपने नहीं भरा तो आपके खिलाफ आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही होगी। और विधिक कार्यवाही क्या होती है? आपने जो भवन खरीदा है, जो रहने का घर खरीदा है या जो दुकान खरीदा है, उसको वो अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया करेंगे। कब्जे में ले लेंगे तो फिर उसको नीलाम करेंगे। ठीक है, नीलाम करने के बाद वो सारी रकम वसूल करेंगे। सब रकम वसूल करने के बाद अगर कुछ बचा तो वो फिर आपको दे देंगे। लेकिन ये प्रक्रिया होती कैसे है और इसको हम किन किन स्थानों पर रोक सकते हैं? तो एनपीए घोषित होने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। जो कि हम गलतियां करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। हमें बैंक से बराबर संवाद रखना चाहिए। खैर, अब तो एनपीए घोषित हो चुका है। ठीक, अब आ गया आपके पास सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सरफेसाई एक्ट की नोटिस आ गई। अब 60 डेज हैं आपके पास सारा का सारा रकम वसूल देने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे यही सरफेसाई एक्ट बरोवर को राइट देता है। क्या राइट देता है? राइट टू रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बैंक ने 60 दिनों की जो नोटिस दी है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, तो आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत बैंक को रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे? 3 चीजें। पहला, आप बैंक को बोल सकते हैं कि भैया 1 टाइम सेटलमेंट की बात करो, हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। आप कुछ एक ऐसा अमाउंट बताओ जिसको हम आपको पे कर सकें, और हम एक ही बार में इसको पे करना चाहते हैं। आप बताओ, 1 टाइम सेटलमेंट की बात करो, है ना, ओटीएस की बात करो। आप लिखित में देंगे, ऐसा नहीं मुजबानी नहीं, राइटिंग में देंगे कि हम 1 टाइम सेटलमेंट के लिए आपके पास आना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि आपसे हमने लोन लिया था 41 लाख रुपए, आपने सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 की नोटिस में सब इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के उसको 65 लाख रुपए बना दिया। तो आप मुझे बताएं कि वो सेटलमेंट की राशि क्या है, ताकि हम उसको पे करके छुटकारा पा सकें। एक तो रिप्रेजेंटेशन आपका ये होगा। दूसरा क्या होगा? आप उसको बोलेंगे कि भैया इस समय हमारे पास जॉब नहीं है, हम जॉब ढूंढ रहे हैं और जल्दी से हमें जॉब मिल जाएगा, लेकिन अभी पहले जो हम 45,000 रुपए की ईएमआई भर रहे थे, आप इसको रिकंस्ट्रक्ट करो, यानी कि जो हमारा लोन का एग्रीमेंट है
और जितने समय में हमको भरना था और जितना ईएमआई भरना था, इसको रिकंस्ट्रक्ट करके हमको 20,000 की ईएमआई पे ला दो। यानी कि हम 20,000 इक्वली मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट हम भर सकते हैं। पहले हम 45,000 भर सकते थे, लेकिन अब हमारी हैसियत नहीं है, तो हम किसी भी प्रकार 20,000 की इंस्टॉलमेंट पर मंथ भर सकते हैं। तो आप इस लोन को ही रिकंस्ट्रक्ट कर दो, रिवाइज कर दो, और ईएमआई 45,000 से घटा के 20,000 कर दो। और जो आपको फायदा है, बैंक को तो फायदा ही, इंटरेस्ट बढ़ेगा, जितना समय लंबा होता जाएगा उतना इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा। इसलिए तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरी क्या चीज है, उनसे बोलो कि भैया हम अपना मकान बेच रहे हैं, हमें 2 महीने का टाइम दे दो। हमारी जो भी मकान या दुकान है जिसके लिए हमने लोन लिया है, तो हम ये बेच रहे हैं और हमें 2 महीने का टाइम दो। 2 महीने के अंदर हम तुम्हारा ब्याज सहित सब निपटा देंगे, सारा पैसा वापस कर देंगे, एक पैसा तुम्हारा नहीं रखेंगे। तो ये 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। पहला, और किसमें देंगे, सरफेसाई एक्ट के सेक्शन 13(3) के अंतर्गत। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत बैंक आपको नोटिस देगा, आप उसके जवाब में सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन देंगे। पहला, ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट का, कोई एक ऐसा अमाउंट बताओ जिसको हम पे कर सके और हमको आपको पे कर देंगे, ये इतना इंटरेस्ट वगैरह हमारे ऊपर मत लगाओ। तो वन टाइम सेटलमेंट पहला हो गया। दूसरा कि भैया रिवाइज कर दो, रिकंस्ट्रक्ट कर दो लोन को, और जो 45,000 की ईएमआई है उसको 20,000 कर दो, हम पे कर देंगे, और आगे पीछे का जितना बकाया है सब पे कर देंगे, ठीक। और तीसरा, 2 महीने का टाइम दे दो, हम अपना मकान बेच रहे हैं, बेच के आपको पैसा वापस कर देंगे, जो भी मिलेगा आपको दे देंगे, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, अब आपके रिप्रेजेंटेशन को या तो बैंक एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। बैंक एक्सेप्ट करता है तो भी ठीक, और उसको रिजेक्ट करता है तो भी ठीक। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आगे आएगा। अब यदि मान लीजिए बैंक ने आपके रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अब रिजेक्ट कर देगा तो बैंक क्या करेगा कि इमीडिएट एक एडवोकेट अपॉइंट करेगा, और एडवोकेट को आपका सारा मटेरियल वो एडवोकेट को दे देगा कि इनके विरुद्ध अब विधिक कार्रवाई आप करो। तो तुरंत जैसे ही आपके रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट करेगा बैंक, उसका लेटर आपके पास आएगा रिजेक्शन का, और उसके ठीक 1 या 2 हफ्ते के बाद बैंक के एडवोकेट का लेटर आपके पास आएगा। वो भी यही कहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको पे कर दो, अन्यथा आपके खिलाफ सिविल कार्रवाई भी की जाएगी और क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाएगी। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये चीटिंग है, ठीक है। खैर वो डराने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान रखिए, बैंक आपके ही लोन अकाउंट से पैसे काटेगा और अपने एडवोकेट की फीस भरेगा, वो अपनी जेब से नहीं भरेगा, याद रखिए आपसे। वो जो भी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट में करेगा वो आपके लोन अकाउंट से ही फीस काटेगा, और आपको बराबर उसका इंटीमेशन आता रहेगा जी। अब यहां पे आपके पास एक और मौका आया, एडवोकेट ने लेटर भेजा, तो आप तुरंत जो रिप्रेजेंटेशन आपने बैंक को भेजा था वही रिप्रेजेंटेशन आप इस एडवोकेट को भेज दीजिए। जी हाँ, इस एडवोकेट को भेजिए कि हे एडवोकेट बाबू, आप जाके अपने बैंक को समझाओ कि हमारा रिप्रेजेंटेशन वो एक्सेप्ट कर ले, हम उसका पैसा देने के लिए तैयार हैं, 1-1 रुपए उसका दे देंगे, हम बकाया नहीं रखेंगे, ठीक है। अब एडवोकेट ने आपकी जो रिप्रेजेंटेशन था रिसीव कर ली। अब यहाँ पे देखिए 2 रिप्रेजेंटेशन आपके बैंक के पास चले गए, ठीक है। अब इसके बाद वो अपना विधिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और करीब 1 महीने का वो टाइम लेते हैं। इस 1 महीने की अवधि को भी आप अपने लिए उपयोग करिए। तुरंत रिमाइंडर भेजिए, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उनको रिमाइंडर भेजिए, यानी कि 2 या 3 उनको रिमाइंडर चले जाना चाहिए। उसके बाद बैंक क्या करेगा कि वो आपको सरफेसाई एक्ट की धारा 13(4) के अंतर्गत एक नोटिस भेजेगा, वो होगी पोजेशन नोटिस। जी हाँ, सरफेसाई एक्ट की सेक्शन 13
सब सेक्शन 4 बैंक को मेजर्स लेने का अधिकार देता है, यानी कि अगर बर्रोवर बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है तो बैंक क्या क्या एक्शन उसके अगेंस्ट में ले सकता है। तो उसमें एक एक्शन ये भी है कि बैंक उसका पोजीशन ले सकता है, यानी कि जो जिस मकान के लिए या जिस दुकान के लिए उसने लोन दिया है बैंक उसको अपने पोजीशन में ले सकता है। लेकिन इसके लिए उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो क्या है? जैसे ही 13(4) का बैंक नोटिस देगा तो यहाँ पे दो कार्यवाहियाँ हो सकती हैं। पहली कार्रवाई तो बैंक करेगा 13(4) की नोटिस देने के बाद, यानी कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 की नोटिस देने के बाद बैंक इमीडिएट नज़दीक के मतलब उस एरिया में, उस जुरिडिक्शन में जहाँ पे आपका वो मकान या दुकान स्थित है, उस जुरिडिक्शन का वो मकान जिस न्यायालय के जुरिडिक्शन में आता है या जिस तहसीलदार के जुरिडिक्शन में आता है या जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में आता है, वहाँ पे बैंक सेक्शन 14 यानी सरफेसाई एक्ट के सेक्शन 14 के अंतर्गत एक अर्जी पेश करेगा और उनसे बोलेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार या फिर न्यायालय से वो बोलेगा कि इस बर्रोअर को हमने इतना पैसा दिया था उधार, इनका एनपीए अकाउंट इनका अकाउंट जो है एनपीए घोषित हो गया है, इनको ये नोटिस दी जा चुकी है, 13(4) की भी नोटिस दी जा चुकी है और अब हमें पोजीशन लेना है। तो न्यायपालिका या तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमको पोजीशन दिलवाएं। तो ये अर्जी बैंक के द्वारा सेक्शन 14 के अंतर्गत, सरफेसाई एक्ट सेक्शन 14 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या फिर न्यायपालिका क्या देखती है कि भैया ये जो सेक्शन 14 की अर्जी इन्होंने ली है, इसके पहले जो भी कार्रवाई इनको करना चाहिए वो कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। क्या क्या कार्रवाई बैंक को करना चाहिए? एनपीए घोषित हुआ, हो गया। 13(2) की नोटिस आई, सब सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 सरफेसाई एक्ट की नोटिस आई, आ गई। उसके बाद सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 की नोटिस आई, आ गई पोजीशन नोटिस। और फिर ये सेक्शन 14 के अंतर्गत इन्होंने अर्जी प्रस्तुत की है। इनको बस यही देखना है कि ये कंप्लायंस हुआ है सरफेसाई एक्ट का। इसके बाद ये ऑर्डर पास कर देंगे कंसर्न पुलिस स्टेशन को कि भाई जाओ इनके साथ और उस दुकान या उस मकान का इनको पोजीशन दिलाओ। ठीक है। इसके बाद बैंक क्या करेगा कि पोजीशन लेगा। पोजीशन लेने के बाद उसको सरफेसाई एक्ट के रिलेवेंट रूल्स के अनुसार ऑक्शन के लिए रख देगा। ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर होगा वो उसको खरीद लेगा। अब यहाँ पे कई चीजें आती हैं कि बैंक सपोज कीजिए वो मकान मान लीजिए वो मकान 70 लाख में बिका। अब 70 लाख में बैंक ने कितना क्लेम किया था? 65 लाख रुपए। तो बैंक सबसे पहले 65 लाख रुपए ले लेगा। उसके बाद एडवोकेट की फीस लेगा और जो ऑक्शन की प्रक्रिया में जो भी खर्चा हुआ है वो पूरा खर्चा वो काटेगा। इसके बाद जो बचा 2 लाख 3 लाख रुपया वो आपको दे देगा। खैर ये तो बैंक की कार्रवाई रही 13(4) के बाद। अब बर्रोवर के पास क्या राइट बनता है 13(4) के बाद? यानी अगर बैंक का सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत सरफेसाई एक्ट के अंतर्गत पोजीशन की नोटिस आ गई तो अब बर्रोवर को क्या राइट बनता है? जी इस समय बर्रोवर को राइट बनता है सरफेसाई एक्ट के अंतर्गत। सरफेसाई एक्ट उसको बोलता है कि भैया सेक्शन 17 डीआरटी एक्ट के अंतर्गत डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आप अपील फाइल कर सकते हैं और सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 सरफेसाई एक्ट की नोटिस को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो डीआरटी एक्ट के धारा 17 में अपील का प्रोसेस दिया है। सरफेसाई एक्ट के सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 की जो बैंक के द्वारा नोटिस दी गई है पोजीशन की, इसको चैलेंज करने का राइट इस समय आपको यानी कि बर्रोवर को हो जाता है। अब आप बिना समय गंवाए सेक्शन 17 के अंतर्गत डीआरटी में
यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आप अपनी अपील फाइल कर दें उसके साथ, और उसमें सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन जाता है, और उसी के साथ एक इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दें। इंटरिम एप्लीकेशन में आप अर्जेंट रिलीफ मांगते हैं कि बैंक ने जो कार्रवाई स्टार्ट की है सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 में, उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। और क्यों रोक दिया जाए? क्योंकि अब इस समय आपने जो जो कार्रवाइयाँ की हैं ना बैंक के खिलाफ, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको सहयोग देंगे। जी हाँ, आपने क्या किया था, 13(2) की नोटिस आई तो आपने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो एक दस्तावेज। जब एडवोकेट की नोटिस आई तब आपने उसको फिर से रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो दस्तावेज। फिर आपने रिमाइंडर्स भेजे थे, वो सारे दस्तावेज आपको स्टे लेने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लगा के कोर्ट में चले जाइए डीआरटी में, और डीआरटी के पास अगर आप क्लीन हैंड से गए हैं, बोनाफाइड वे में गए हैं, तो डीआरटी जरूर आपको सपोर्ट करेगी, और आप बैंक के 13 और सब सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत जो नोटिस दी गई है उसको स्टे करेगी, यानी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस को रोक देगी, और बैंक को बोलेगी कि आपके रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दे, उसके बारे में सोचे विचार करें और फिर आए हमारे पास। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जब अपील आप फाइल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट डीआरटी में जमा करना पड़ेगा। एटलीस्ट उतना पेमेंट तो आपको जमा ही करना पड़ेगा जितने के लिए आपका जितना बैंक अकाउंट आपका एनपीए घोषित हो गया। क्यों? क्योंकि 3 महीने तो वो चले गए, फिर 2 महीने आपके नोटिस के चले गए, फिर इधर 1 या 2 महीने चले गए 13(4) के कार्यवाही के दौरान। तो इस प्रकार कुल 6 महीने आपके चले गए, बैंक के चले गए। आपके कहाँ गए? बैंक के चले गए। यानी 6 महीनों का जो 45,000 का ईएमआई प्रति महीने बैंक को मिलना चाहिए था, वो बैंक को नहीं मिला। तो इसमें क्या होगा कि जब आप डीआरटी में जाएंगे 13(4) के एप्लीकेशन नोटिस को चैलेंज करने के लिए, तब डीआरटी आपसे कहेगी कि ये जो 6 महीने का ईएमआई है, क्या वो आप भर सकते हैं? मैक्सिमम तो कितनी भी राशि बोल सकती है, लेकिन आपके बोनाफाइड वे के लिए को देखते हुए बैंक आपसे कहेगी कि ये जो 6 महीने का 45,000 प्रति महीने के हिसाब से करीब 3 लाख के आसपास होता है, वो पैसे आप बैंक भरें, और उसके बाद फिर डीआरटी आपके एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगी। तो उतना इंतजाम आपको करके जाना पड़ेगा। या फिर अगर आप लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए के आसपास आपकी जो ईएमआई आती है, उसका 50% भी अगर आप लेके जाते हैं, तब भी कोर्ट में। याद रखें, अपील एडमिट तभी होगी जब आप कम से कम जितनी ईएमआई आपने नहीं भरी है उतनी ईएमआई आप जुटा के लेके जाएंगे। यानी कि अगर 6 महीने की ईएमआई आपकी बाकी है तो एटलीस्ट उसका 75% या 50% पैसा आप अपने साथ लेकर जाएं और कोर्ट के कहने पर उसे जमा करें, ताकि आपके एप्लीकेशन की सुनवाई हो सके और इंटरिम एप्लीकेशन पे आपको अर्जेंट रिलीफ मिल सके। तो मित्रों, हमेशा ऐसा होता है कि जो बरोअर्स होते हैं वो बैंक का सामना करने से हिचकते हैं। बैंक का सामना करने से आप कभी मत हिचकिए। हमेशा बैंक को लिखित में वाद और संवाद करिए। जितना भी आप उनसे लिखित में संवाद करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और जैसे ही आपको कोई आर्थिक अड़चन आती है और आपको लगता है कि आप अगले महीने की ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो इमीडिएट लिखित में बैंक को सूचित कर दीजिए। बैंक को अगर आप सूचित कर देंगे तो बैंक को पता रहेगा कि इस महीने की ईएमआई आने में दिक्कत है, तो बैंक आपको यथोचित अवसर प्रदान करेगा, है ना, ताकि आप अगली ईएमआई में इसको जोड़कर बैंक को दे सकें। तो बैंक का जितना आप सामना करेंगे आप उतना सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा आपका भी दुकान बहुत सारे लोगों की तरह, आपका भी मकान बहुत सारे लोगों की तरह ऑक्शन में जाएगा, नीलामी होगी और बेच दिया जाएगा।
तो आपकी जितनी मेहनत थी, जितना पैसा आपने लगाया था, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बैंक से हमेशा संवाद जारी रखिए। बैंक से भागने में भलाई नहीं है, बैंक का सामना करने में भलाई है। बैंक के हर नोटिस का जवाब दीजिए, आप यथोचित तरीके से जवाब दीजिए और बैंक के सामने अपनी परेशानी को रखिए और उन्हीं से उसका संतुष्टिकारक समाधान मांगिए। तभी आप सुरक्षित रहेंगे, सम्मान के साथ रहेंगे और बैंकों का लोन भी मिलता रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम एक नए मुद्दे पर विधि शास्त्र के अंतर्गत चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।